Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Simi and I'm a chartered accountant. In the lecture number 9 we were discussing organizing. In the lecture number 10 we are also continuing this chapter only. In the previous lecture we have completed what is organizing, its process and the importance of organizing. In today's lecture we are going to start with organizational structure. This is the fourth question in this chapter. Organizational structure basically refers to network of job positions, responsibility and authority. Okay, so basically what happens, जब भी एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसके साथ साथ वो सबको वर्क असाइन करता है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है, अथॉरिटी असाइन करता है. तो उससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. Okay, so this is organizational structure, the network of job positions, responsibility and authority. जो नेटवर्क होता है जॉब पोजीशंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अथॉरिटी का, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसी में अपन को सेकेंड टर्म क्या समझनी है, सेकेंड टर्म दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकता है, कितने सुपीरियर उसके अंडर वर्क कर सकते हैं. सो दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर एक सुपीरियर के अंदर सिर्फ एक सबऑर्डिनेट होगा, मीन्स दिस इज वन सुपीरियर, ये कितने लोगों को गाइड कर रहा है, सिर्फ सिंगल पर्सन, एक सबऑर्डिनेट. ठीक है, दिस इज सबऑर्डिनेट. अभी अपन ने क्या पढ़ा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सकता है, राइट. दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी आर थिंकिंग कि अगर सिर्फ एक सुपीरियर सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा तो क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर टॉल होगा. क्या होगा अपना स्ट्रक्चर, टॉल. देखो, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को गाएगा, ये सबऑर्डिनेट भी किसी का सुपीरियर होगा, ये भी सिर्फ एक ही पर्सन को गाइड करेगा, एक ही पर्सन को इंस्ट्रक्ट करेगा. तो इससे क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर टॉल हो जाएगा. मीन्स अपन क्या बात कर रहे हैं, एक सेकेंड. देखो, वी आर डिस्कसिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसका बेसिक मीनिंग होता है सुपीरियर, नंबर ऑफ subordinate managed by the superior. ठीक है, मीन्स कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहे एक सुपीरियर, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो अब इसमें अपन को दो चीज़ें समझनी होगी. फर्स्ट इज, अगर नैरो स्पैन है, नैरो स्पैन मीन्स कि एक सुपीरियर सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा है, मीन्स ये नैरो स्पैन है. नैरो स्पैन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा अपना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कैसा होगा, टॉल. ओके, कैसा होगा, टॉल. तो अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो अपना स्ट्रक्चर टॉल होगा. और अगर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स एक सुपीरियर मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है. ठीक है, तो देखो इधर पे क्या हो रहा है, एक सबऑर्डिनेट मल्टीपल पीपल को गाइड कर रहा है, इधर पर सिर्फ एक को गाइड कर रहा है. जब नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है तो अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है, टॉल. जब वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है तो अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट. ओके, अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर वी हैव. जब नैरो स्पैन है तो टॉल और जब वाइड स्पैन है तब फ्लैट. ओके, आई होप दिस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी. उसके अंदर एक टर्म आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स टू कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकता है. फिर अपन ने उसमें दो चीज़ देखी है कि अगर एक सुपीरियर सिर्फ नैरो स्पैन है उसका मैनेजमेंट का, मीन्स वन और ज़्यादा लोगों को नहीं, थोड़े कम लोगों को मैनेज कर रहा है, तो क्या हो गया, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू
tall structure. On the contrary, if the superior can handle multiple subordinates, then it is a wide span of management. अगर wide span of management होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर अपना structure flat होगा. I hope that is clear. Now we are going to discuss types of organizational structure. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस किस टाइप का होता है? फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर. ओके, अब देखो जब अपन ये टाइप्स पढ़ रहे हैं तो अपन को इसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे. सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर. ये अपन ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब पोजीशन की ग्रुपिंग होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म. मीन्स अगर प्रोडक्शन फंक्शन हो गया अपना, क्या क्या फंक्शंस हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन, HR, marketing and sales, R&D, research and development. Okay, these are the wide range of production functions. Means it will depend on the organization कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है और उसे किस फंक्शन का मेन रिक्वायरमेंट होता है. उसके बेसिस पे जब भी डिवीजन होगा या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होंगी, उनका ग्रुपिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो अपन क्या बोलेंगे उसे? that organization have functional structure. Means functional structure का basic definition क्या हो गया? Grouping of job responsibility on the basis of functions, that is functional structure. Grouping of activities on the basis of function. Functional structure क्या क्या functions हो सकते हैं? Production, HR, marketing, sales, research and development. अब अपन को क्या क्या पढ़ना है? अपन को फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी पढ़नी है, एडवांटेजेस पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, और फिर अपन डिविजनल स्ट्रक्चर के भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. अपन ने ये डिस्कस कर लिया है. अब अपन देखते हैं सूटेबिलिटी कहाँ पर होगी. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट और यूनी प्रोडक्ट में इंगेज्ड है, मीन्स वो क्या कर रहा है? सिर्फ एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करता है, सिंगल टाइप ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज्ड इन ओनली इंटीरियर्स, ठीक है, या फिर वो सिर्फ मेडिसिन में इंगेज्ड है, या तो फिर वो FMCG गुड्स में इंगेज्ड है. तो मतलब उनका जो टाइप है दैट इज सिमिलर और सिंगल, तो फिर ये फंक्शनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट सूटेबल. एक तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहा है. बेसिकली जब भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे दैट विल ऑलवेज बी ऑफ कि सिंगल प्रोडक्ट है या मल्टी प्रोडक्ट है. अगर मल्टी प्रोडक्ट होगा तो डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अगर सिंगल प्रोडक्ट होगा तो अपना क्या आ जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर. ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिवीजन होता है, अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का असाइनमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो सूटेबिलिटी क्या हो गई? यूनी प्रोडक्ट होगा और सिंगल प्रोडक्ट में अगर ऑर्गेनाइजेशन डील करता है तो अपन क्या बोलेंगे कि दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गो फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकॉज दैट विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर देम. अब अपन देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के. तो सबसे पहले तो अपन को समझना होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया? फंक्शंस के बेसिस पे ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स हो गई है. मींस जो भी ह्यूमन रिसोर्स के पर्सनल है वो कहाँ पे वर्क करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में. जो भी मार्केटिंग पर्सनल्स हैं वो कहाँ पे वर्क करेंगे? मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट पे. तो सबसे पहले क्या हो जाता है? अपना ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है. ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू कि जब एक पर्सनल कंटिन्यूसली एक ही डिपार्टमेंट में फंक्शन कर रहा है तो वो डेली सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में. इससे क्या हुआ? ही विल बिकम अ स्पेशलाइज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट we get occupational specialization when we work in the functional structure. अगर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं अपन तो अपन को क्या मिलेगा? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. मीन्स जो पर्सन प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है ही विल बिकम द स्पेशलिस्ट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इफ़ ही इज़ वर्किंग इन द HR डिपार्टमेंट तो वो HR डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बन जाएगा. अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बन जाएगा. ओके, so first point is occupational specialization. Second is promotes control and coordination within the department.
अब देखो अपन ने क्या किया, अपन ने डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग और आरएनडी के बेसिस पे डिवाइड कर दिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर अपन को मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कोऑर्डिनेशन देखना है या मार्केटिंग से रिलेटेड अपन को क्या करना है, चेक करना है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, मैनेजर को चेक करना है। तो इट विल बी वेरी इजी, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और देखेगा कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं कि नहीं। सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इट इज सेकेंड वन, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। मीन्स जो भी डिपार्टमेंट है इट बिकम्स वेरी ईजी टू कंट्रोल इट और टू कोऑर्डिनेट इट okay with other department. Now the third one is increases managerial and operational efficiency. Increases managerial and operational efficiency कैसे? अब managers को ना ज़्यादा time waste नहीं होगा, he won't be distracted with कि किसकी क्या job responsibility है। सारे जॉब डिपार्टमेंट जो भी अपन ने फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड किए हैं उसमें सबकी ड्यूटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिपार्टमेंट विल बी वेरी स्पेसिफिक। कि मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग की उसकी मार्केटिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो अगर मैनेजर को कुछ भी चेक करना है और मैनेजर को कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी है कि मार्केटिंग ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं कि नहीं या प्रोडक्शन ने अपने टारगेट अचीव किए हैं, तो इट विल बिकम वेरी इजी, स्मूथ हो जाता है मैनेजरल के लिए प्रॉपरली मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपरली सब कुछ मैनेज कर दिया अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, तो उनको एडमिनिस्टर करना, उनको मैनेज करना इट बिकम ईजी। देन वी हैव मिनिमम डुप्लीकेशन। अब देखो मिनिमम डुप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं कि जब भी अपन फंक्शंस के बेसिस पे असाइन कर दिया लोगों को जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नाउ नोबडी हैव द कन्फ्यूजन ऑफ व्हाट टास्क दे हैव टू परफॉर्म, राइट। जब सबको अपनी जॉब क्लैरिटी है पोजीशन की कि उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। ये जो फंक्शंस है प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, आरएनडी, ये बार बार ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं हो रहा है, इंस्टेड सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी इन फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ओके, इससे अपन को क्या मिला, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। देन वी हैव द फिफ्थ पॉइंट दैट इज ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि जब भी किसी पर्सनल को अपन हायर करते हैं, से पर्सनल इज हायर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो अगर उसे ट्रेनिंग देनी है तो दैट ट्रेनिंग विल बी वेरी स्पेसिफिक टू द जॉब पोजीशन ही हैव बीन हायर्ड। इफ़ ही हैव बीन हायर्ड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो उसकी जो भी ट्रेनिंग होगी दैट विल बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। Let's say if a person is hired into the marketing department, so his position is marketing manager. If he have been trained in the marketing department only, तो उसे बार बार डिफरेंट फंक्शंस की अपन को ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, अपन को सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जिसमें वो हायर हुआ है उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। तो इससे क्या होता है, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है ये बहुत ईजी हो जाता है और इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग बिकम्स वेरी ईजी। अपन स्पेसिफिकली फॉर द जॉब पोजिशन दे हैव बीन हायर्ड, वी विल प्रोवाइड देम द ट्रेनिंग फॉर द सेम जॉब पोजिशन ओनली। अपन उनको डिफरेंट ट्रेनिंग नहीं देंगे, सिर्फ उनके रिलेटेड फंक्शन से ही रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। अब ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन बेसिकली रिफर्स टू कि सारे फंक्शंस को प्रॉपर अटेंशन मिल जाता है कि आरएनडी में अपन को क्या कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या अपन को इम्प्रूवमेंट करें आरएनडी डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट्स की उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपरली अटेंशन दिया जाता है। ओके, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। अब अपन देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, सो दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। अपन ने फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब भी अपन जॉब पोजीशन के बेसिस पे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन, आरएनडी, मार्केटिंग एक्सेट्रा। ओके, उसके बेसिस पे जब भी जॉब पोजीशंस को ग्रुपिंग करते हैं दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर अपन ने पढ़ा सूटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनि प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट। जब भी यूनि और सिंगल प्रोडक्ट होगा तो अपन हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, सेकेंड पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग वाज एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के, कि सबसे पहले तो उसका एडवांटेज होता है कि अपन को ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन मिलता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन रिफर्स टू कि अगर पर्सनल किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो उसे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ही विल बिकम एन स्पेशलिस्ट
into that function. Either it could be production, marketing, R&D, etc. Okay. Second one that we have discussed is promotes control and coordination within department. अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर अपन अप्लाई करते हैं तो इससे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. ओके. थर्ड वन दैट वी हैव डिस्कस इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे? मैनेजर के लिए सब कुछ चेक करना और गाइड करना बिकम्स वेरी इजी. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ही कैन गाइड एवरी डिपार्टमेंट और मैनेजर. ओके. देन वी हैव सीन मिनिमम डुप्लीकेशन. मिनिमम डुप्लीकेशन बेसिकली रिफर्स टू सबका जॉब एलोकेशन हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन मल्टीपल टाइम्स अपन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. सिर्फ जो डिपार्टमेंट में अपन अलोकेट किया है फंक्शन वही डिपार्टमेंट उसे परफॉर्म करेगा और कोई डिपार्टमेंट उसे परफॉर्म नहीं करेगा. ओके. देन ट्रेनिंग बिकम्स वेरी ईजी. अपन सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आप जिस पोजीशन पे हायर हुए हो उससे रिलेटेड ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और कोई डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करनी होगी. ओके. Then we have seen due attention to different function. Due attention to different function is very common. इसके पॉइंट से ही क्लियर है कि मतलब प्रॉपर अटेंशन देना जो भी फंक्शन है उसको. ओके. Now we are seeing the disadvantages of functional structure. So what are the disadvantages? First one is functional empire. So functional empire से अपना मतलब क्या है? Functional empire basically refers to कि अगर अपन ने ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है जॉब पोजीशंस का, तो क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर जो भी HR मैनेजर है, दे विल ट्राई टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया कि सेल्स इंक्रीज करनी है. सेल्स इंक्रीज करनी है 10% से. सो दे आर सेइंग लेट अस गिव एन डिस्काउंट. हमें डिस्काउंट देने दो 10% का, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट सेल्स इंक्रीज करने का अचीव हो जाएगा. गिव डिस्काउंट. लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है अपना, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बात को मना कर देता है कि नहीं, वी कैन नॉट गिव द फाइनेंस डिपार्टमेंट सेज कि वी कैन नॉट गिव द डिस्काउंट, क्योंकि इससे क्या होगा, अपने फाइनेंस पे हार्म पहुंचेगा, अपने प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे डिस्काउंट देने से. तो जो सारे डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे अपने डिपार्टमेंट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे रेदर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि अपन को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, या फिर अपन को टर्नओवर भी इंक्रीज करना है लेकिन प्रॉफिट भी रिड्यूस नहीं करना है. तो फंक्शनल एम्पायर में क्या हो जाता है, इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल objective and give importance only to departmental objectives. मीन्स इसमें क्या करते हैं, वो अपने डिपार्टमेंटल जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं रेदर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं. Second is problem of coordination. So problem of coordination is also related to this example. अब क्या हुआ है, इन्होंने अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लिया है कि फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि रिड्यूसिंग फाइनेंस मीन्स फाइनेंस का अपन को प्रॉफिट इंक्रीज करना है और कॉस्ट को कम से कम रिड्यूस करना है. और अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं कि दे वांट टू रिड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं. बट फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि आप चीप क्वालिटी प्रोड्यूस करो लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करो, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करो. ओके. तो अब ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे. जब ये एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज दे फॉरगॉट दैट दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर ओन. जब भी डिपार्टमेंट्स ऐसा करेंगे तो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा एंड देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी. लेकिन जब ये खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन. दे विल नॉट लिसन टू ईच अदर. ओके. देन इनफ्लेक्सिबिलिटी. नाउ इनफ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली रिफर्स टू कि लेट्स से इफ अ पर्सनल इज हायर इनटू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. If the personnel is higher into the marketing department, then we cannot transfer this personnel to the production department. Or let's say if the personnel is higher into the R&D department, we cannot transfer the personnel to another different department.
तो दिस लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या हो रहा है अपन एम्प्लॉयज़ को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्विच नहीं कर सकते, दैट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी. ओके, देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि अब अपन ने ये जो एग्जाम्पल देखा था कि मार्केटिंग बोल रहा है कि उनको सेल्स का टर्नओवर इंक्रीज करना है बाय 10%, so they want to give discount rather than finance department saying we cannot allow you to give discount because it will lead to less profits. तो इससे क्या हो रहा है, conflict of interest आ रहा है. If they'll keep in mind that they are the part of the organization and we have to work with each other so that we can achieve organizational objective, that is the only way when we can coordinate properly and अपन अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. लेकिन अगर अपने अपने सब ऑब्जेक्टिव अचीव करने लगेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, अपन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगा. ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब भी अपन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे दैट इज़ अंडर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक दूसरे के इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्शन हो रहा है, एक दूसरे के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, वी हैव स्टडीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Organizational structure basically refers to, it is a network of job positions, responsibilities and authorities. Second thing that we have seen is what is the span of management. Span of management basically refers to कि एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को गाइड कर सकता है. तो अगर एक सुपीरियर सिर्फ एक सबॉर्डिनेट को गाइड करेगा तो दैट विल बी अ टॉल स्ट्रक्चर. मीन्स अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो अपना स्ट्रक्चर कैसा होगा, टॉल. ओके, और अगर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है मीन्स इफ अ सबॉर्डिनेट सुपीरियर कैन गाइड मल्टीपल सबॉर्डिनेट देन इट विल लीड टू अ फ्लैट स्ट्रक्चर. ओके, दैट वाज अंडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है. फिर अपन ने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. फिर अपन ने देखा था फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी क्या होती है. सो इट इज सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर लार्ज एंड आर डीलिंग इन यूनी प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट. Okay, after that we have seen what are the advantages of a functional structure and disadvantages of functional structure. In the next lecture we will discuss what is divisional structure and its advantages, disadvantages and its suitability. We will also try to cover the delegation portion and its element in the next lecture. I hope you enjoyed the lecture. Thank you and please like subscribe to our channel.